सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। जैसे कि बच्चों हम कल पढ़ा रहे थे इंग्लैंड में उदारवाद का विकास, उसी कड़ी में हम आपके लिए बता रहे हैं। 1688 ईस्वी की क्रांति से पहले उदारवाद। इंग्लैंड में उदारवाद की उत्पत्ति 1215 ईस्वी में मानी जाती है, जब राजा जॉन ने जनता तथा सामंतों के दबाव में आकर के महाअधिकार पत्र मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए। इस महाअधिकार पत्र में 63 धाराएं थीं तथा इनके द्वारा राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया था। यद्यपि इस अधिकार पत्र चार्टर पर केवल सामंतों के ही अधिकार सुरक्षित किए गए थे तथा जनता को कोई भी लाभ नहीं था तथा यह स्वतंत्रता का अधिकार पत्र भी नहीं था, परंतु फिर भी इस अधिकार पत्र से राजा की शक्तियाँ कमज़ोर हो गईं तथा सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इस घटना से लोगों में तानाशाही शासन के विरुद्ध चेतना जागृत हुई थी। इस प्रकार मैग्ना कार्टा को उदारवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इंग्लैंड में ट्यूडर राजवंश की स्थापना 1485 ईस्वी से भी उदारवाद के विकास में सहायता मिली। यद्यपि ट्यूडर वंश के शासक कट्टर निरंकुश थे, परंतु उनके द्वारा किए गए कार्यों में उदारवाद के बीज निहित थे। जैसे हेनरी सप्तम ने सामंतों को कठोरता से दबाया तथा उसने सामंतों को दंड देने के लिए विशेष न्यायालय कोर्ट ऑफ स्टार चैम्बर का गठन किया, परंतु साथ साथ उसने जब सामंतों के स्थान पर सरकारी पदों पर मध्य श्रेणी के लोगों को नियुक्त किया, उससे जनसाधारण को अधिकारों की प्राप्ति हुई, अर्थात सामंतवाद का पतन हुआ तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जन्म हुआ। ट्यूडर वंश के शासकों में होने वाली शिक्षा, कला तथा साहित्य की उन्नति से भी उदारवादी विचारों को आगे बढ़ने का मौका मिला। इस काल में कवियों, विद्वानों, नाटकारों तथा लेखकों जैसे कि चौसर, फ्रांसिस बेकन, शेक्सपियर, बेन जॉनसन, एडमंड स्पेंसर, कैपरमैन, मिल्टन आदि ने अपनी कृतियों द्वारा उदारवादी विचारों का प्रचार किया। उनके विचारों में तर्कशीलता की भावना उत्पन्न थी तथा मानव की भलाई और तथा समृद्धि के कार्यों के लिए किया जाने लगा। इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च की स्थापना से व्यक्तिवाद को बल मिला। इंग्लैंड के चर्च ने विदेशी शक्ति पोप से अपने संबंध विच्छेद करके यह प्रचार किया कि ईश्वर से मिलने के लिए पोप अथवा किसी अन्य पादरी की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि व्यक्ति अपने अच्छे कार्यों के अथवा कर्मों के द्वारा ईश्वर से संबंध स्थापित कर सकता है। एंग्लिकन चर्च ने कैथोलिक धर्म में व्याप्त बुराइयों का जोर शोर से खंडन किया, जिससे लोगों में व्याप्त अंधविश्वास दूर हो गया तथा तर्कशील बने। इस प्रकार व्यक्तिवाद और उदारवाद को प्रोत्साहन मिला। इंग्लैंड में स्टुअर्ट राजवंश की शासनकाल में 1603 से लेकर के 1688 के शासकों ने दैवीय सिद्धांत का अनुसरण करते हुए अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया, परंतु उनके इस प्रयास ने संसद के साथ टकराव उत्पन्न कर दिया। संसद व शासक के बीच चलने वाले संघर्ष में जनता की विजय हुई तथा 1642 से 1649 ईस्वी तक इंग्लैंड में गणतंत्रीय प्रणाली के अंतर्गत शासन की बागडोर जनता के हाथों में रही। गणतंत्र द्वारा सम्राट चार्ल्स प्रथम
को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उदारवाद की महान विजय थी। यद्यपि 1660 ईस्वी में राजतंत्र की पुनः स्थापना हुई, परंतु इंग्लैंड के लोगों को अपनी शक्ति के बारे में आभास अवश्य होने लगा। नंबर 2, 1688 की शानदार क्रांति व उदारवाद। 1688 की शानदार क्रांति इंग्लैंड के राजनीतिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण छाया थी। स्टुअर्ट वंश के राजा जेम्स द्वितीय की निरंकुशता तथा अड़ियलपन से तंग आकर के जनता ने विद्रोह कर दिया तथा उसकी लड़की मेरी एवं दामाद हॉलैंड के राजा विलियम को इंग्लैंड का सिंहासन सौंप दिया। इन दोनों को अधिकारों की घोषणा की रक्षा की शपथ लेनी पड़ी तथा अधिकारों की इस घोषणा को 1689 ईस्वी में बिल ऑफ राइट्स के रूप में परिवर्तित किया गया। इसके फलस्वरूप संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई तथा राजा की शक्ति पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए। बिल ऑफ राइट्स द्वारा संसद के स्वतंत्र निर्वाचन, नियमित अधिवेशन, संसद सदस्यों की स्वतंत्रता, संसद की सर्वोच्चता, शक्तियों का पृथक्करण, धार्मिक स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता आदि बातें निश्चित की गईं। इन सभी बातों ने उदारवाद को आगे बढ़ाया। उदारवाद के इन्हीं सिद्धांतों का जोर शोर से समर्थन लॉक ने अपनी रचना ऑफ सिविल गवर्नमेंट में किया तथा बोलिंगब्रोक ने भी 18वीं शताब्दी में अपनी रचना आइडिया ऑफ ए पाट्रियट किंग के माध्यम से इस प्रकार के विचारों का जोरदार समर्थन किया। एडम स्मिथ एवं जर्मी बेंथम। उदारवाद। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने व्यापार पर लगे प्रतिबंधों का जोरदार विरोध किया। अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में मुक्त व्यापार नीति का समर्थन किया। उसकी मान्यता थी कि विभिन्न देशों के बीच होने वाले खुले व्यापार से सभी को लाभ पहुंचेगा। एडम स्मिथ इस प्रकार उदारवादी विचारधारा के आर्थिक पक्ष का प्रतिपादन किया था। उसकी विचारधारा का संसार के सभी देशों पर महत्वपूर्ण असर पड़ा तथा संसार के प्रमुख व्यापारिक एवं औद्योगिक राष्ट्र इंग्लैंड ने एडम स्मिथ के आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर उदारवादी राजनीतिक राजतंत्र का सफलतापूर्वक संचालन किया। इंग्लैंड का अनुकरण करते हुए अफ्रीका तथा विश्व के कई अन्य देशों ने भी एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित उदारवादी विचारधारा को अपनाया। इंग्लैंड में उदारवादी विचारधारा को विकसित करने में जेरेमी बेंथम तथा जेम्स मिल के उपयोगितावादी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के प्रारंभ में बेंथम ने जिस राजनीतिक विचारधारा की नींव रखी उसका सिद्धांत सबसे अधिक लोगों की सबसे अधिक भलाई के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया गया था। इन उदारवादी लेखकों का उद्देश्य संसद में सुधार करना था तथा जमींदार हितों पर प्रभावशाली अंकुश लगाने के लिए मध्य वर्ग को मताधिकार देने की जरूरत पर इन्होंने बल दिया था। प्रतिनिधात्मक शासन की स्थापना पर बल देते हुए इन्होंने वयस्क मताधिकार देने की भी वकालत की थी। इस प्रकार बेंथम तथा मिल के विचारों से इंग्लैंड के राजनेता बड़े प्रभावित हुए तथा इन्होंने जन कल्याण के अनेक काम किए। इस प्रकार एडम स्मिथ एवं बेंथम व मिल
के प्रयासों से इंग्लैंड में आर्थिक उदारवाद एवं राजनीतिक उदारवाद को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। अफ्रीका तथा फ्रांस की क्रांतियाँ तथा उदारवाद का विकास। इंग्लैंड से बाहर होने वाली दो प्रमुख घटनाएं 1776 की अफ्रीका की क्रांति तथा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने भी इंग्लैंड में उदारवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1776 ईस्वी में अफ्रीका की 13 बस्तियों के लोगों ने इंग्लैंड के शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा अनंत इन बस्तियों ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। इन बस्तियों ने 1783 ईस्वी में लोकतंत्रीय विचारधारा पर आधारित संविधान का निर्माण किया, जिससे कि इंग्लैंड की जनता तथा राजनीतिक अत्यधिक प्रभावित हुए। फ्रांस की क्रांति के दार्शनिकों रूसो, बाल्थियर तथा मॉन्टेस्क्यू की उदारवादी विचारधारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा समानता व बंधुत्व के नारों से इंग्लैंड में उदारवाद के विकास में काफ़ी मदद मिली। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित इंग्लैंड के अनेक लेखकों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं समानता संबंधी लेख लिखे, जिससे इंग्लैंड में उदारवाद की जड़ें मजबूत होने लगीं। 19वीं शताब्दी में उदारवाद का विकास। 19वीं शताब्दी तक इंग्लैंड में उदारवादी विचारधारा काफ़ी प्रभावशाली हो गई। इस विचारधारा ने इंग्लैंड के सभी वर्गों, मध्यम वर्ग, राजनेता की काफ़ी प्रभावित किया। इंग्लैंड की राजनीति भी उदारवाद से प्रभावित हो चुकी थी तथा विंग पार्टी ने अपनी राजनीति व कार्यक्रम में काफ़ी बदलाव करके अपना नाम लिबरल पार्टी रख लिया था। लिबरल पार्टी ने अपने नेता ग्लैडस्टोन के नेतृत्व में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य क्षेत्रों में सुधारों की आवश्यकता पर बल देते हुए इन्हें व्यक्ति तथा समाज के कल्याण के लिए जरूरी बताया। इंग्लैंड की परंपरा टोरी पार्टी कंजर्वेटिव पर भी उदारवादी विचारधारा का भी प्रभाव पड़ा। 19वीं शताब्दी में उदारवाद के विकास में प्रमुख चरणों इस प्रकार हैं, जैसे कि संसदीय सुधार, (1828) ईस्वी में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने 16वीं शताब्दी में पास हुए दो कानूनों को रद्द कर दिया। इसमें पहला चर्च विरोधी प्रोटेस्टेंट लोगों पर सरकारी पद प्राप्त करने संबंधी प्रतिबंधों से संबंधित था तथा दूसरा कैथोलिक लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता देने संबंधी था। भी सरकार ने विल्बरफोर्स द्वारा स्थापित दास्ता सोसाइटी की प्रचार से प्रभावित होकर दास्ता की समाप्ति कर दी गई। 1834 ईस्वी में गरीबों की सहायता के लिए एक कानून बनाया गया तथा नगर पालिकाओं संबंधी कानून पास किए गए। एडम स्मिथ की आर्थिक उदारवादी विचारधारा से प्रभावित होकर सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की दिशा में अनेक कार्य किए। 1846 ईस्वी में रॉबर्ट पिल की सरकार ने अनाज कानून रद्द कर दिया। 750 वस्तुओं पर से चुंगी कर हटा दिया गया। इंग्लैंड में उदारवादी विचारधारा का विकास मुख्य रूप से 1832 ईस्वी के प्रथम संसदीय अधिनियम से माना जाता है। 1832 ईस्वी से पहले इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली में अनेक दोष थे। ऊपरी संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सदस्यता जमींदार तथा चर्च के अधिकारियों के लिए वंशानुगत थी।
निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में भी उच्च वर्ग के लोग ही आते थे। औद्योगिक क्रांति से पहले अधिकतर जनसंख्या गांव में थी, इसलिए सदन के अधिकांश प्रतिनिधि गांव से चुने जाते थे, परंतु औद्योगिक परिवर्तनों के कारण जनसंख्या के पलायन के बाद भी नगरों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। गुप्त मतदान प्रणाली प्रचलित नहीं थी। बड़े लोग को डराकर अपने पक्ष में वोट डलवा लेते थे। औद्योगिक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न मजदूर वर्ग का संसद में प्रतिनिधित्व नहीं था तथा सभी लोगों को वोट का अधिकार भी नहीं था। इंग्लैंड के 1,40,00,000 लोगों में से केवल 30,000 लोगों को ही मत देने का अधिकार था। इस प्रकार इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था में अनेक दोष थे। 1830 ईस्वी में होने वाली फ्रांस की क्रांति ने उदारवाद के पक्ष में अनुकूल वातावरण तैयार कर लिया, परंतु सुधारों को लेकर के राजनीतिक दलों में मतभेद था। टोरी दल की रूढ़िवादी नीतियों के कारण बिग दल लिबरल पार्टी को 1830 में बहुमत मिला तथा लॉर्ड ग्रे ने मंत्रिमंडल बना दिया। उदारवादी लॉर्ड ग्रे के प्रधानमंत्री बनते ही इंग्लैंड में उदारवाद का तीव्रता से प्रसार शुरू हो गया। प्रथम सुधार अधिनियम 1832 के सुधार अधिनियम को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग में निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित तथा दूसरे भाग में मताधिकार से संबंधित धाराएं थीं। दोनों में कुल 82 धाराएं थीं। निर्वाचन से संबंधित धाराएं, जिन नगरों की जनसंख्या 2000 से कम थी उन से हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार वापस ले लिया गया तथा पड़ोसी काउंटी में विलय कर लिया गया। जिन नगरों की जनसंख्या 2000 से 4000 के बीच में थी, पहले जिन्हें 2 सदस्य प्रति नगरों के हिसाब से या बरों के हिसाब से चुनने का अधिकार था, उन्हें अब केवल एक ही सदस्य भेजने का अधिकार दिया गया। ब्रेमाउथ तथा मेलकोम्स रेजिस को भी 2 सदस्य भेजने का अधिकार से वंचित कर दिया गया। इस प्रकार 56 बरों जो कि 111 सदस्य कॉमन सभा में भेजने थे तथा उनकी जनसंख्या 2000 से कम थी, उनको इस अधिकार से वंचित कर देने से 111 स्थान रिक्त हो गए। 30 ऐसे वर्ग थे जिनकी जनसंख्या 2000 से 4000 के बीच थी, उनको एक ही सदस्य भेजने का अधिकार रह जाने से 30 स्थान रिक्त हो गए। बेंथम तथा मेलकोम्स रेजिस के सदस्य भेजने से वंचित कर देने से 2 स्थान खाली हो गए। इस प्रकार 143 खाली स्थान हुए। इन स्थानों का फिर से वितरण किया गया। उनमें से 62 स्थान काउंटियों से भेजने का अधिकार दिया गया। बड़े नगरों को 44, छोटे नगरों को 21, स्कॉटलैंड को 8 तथा आयरलैंड को 5 सदस्य भेजने का अधिकार दिया गया। मताधिकार से संबंधित धाराएं, बरों की मत अधिकारी प्रणाली के दोषों को दूर किया गया। 10 पाउंड वार्षिक लगान अथवा किराए देने वाले सभी गृह स्वामियों को मताधिकार दे दिया गया। काउंटियों में 40 शिलिंग वार्षिक
लगान की भूमि रखने वाले फ्री होल्डर्स को मताधिकार दे दिया गया और 10 पॉइंट वार्षिक लगान देने वाले कॉपी होल्डर को भी मताधिकार मिल गया। 50 पॉइंट वार्षिक लगान देने वाले लीज होल्डर तथा 50 पॉइंट वार्षिक लगान देने वाले साधारण किसान को भी मताधिकार प्रदान कर दिया गया। मताधिकार वयस्क पुरुषों को ही प्रदान किया गया था। अन्य धाराएं अधिनियम में प्रत्येक चुनाव में से पूर्व मतदाताओं की सूची तैयार करवाने तथा उन्हीं लोगों को मतदान का एकाधिकार देने की बात कही गई जिनके नाम मतदाता सूची में हों। निर्वाचन अनेक स्थानों पर करवाए जाने तथा 2 दिन में ही समाप्त करने के निर्देश भी दिए गए।